नमस्कार दोस्तों, द क्राइम स्टोरी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज की खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से जुड़ी है। सुरसा थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है सथारी। इसी सथारी गांव में बहादुर नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। बहादुर एक बेहद सीधा, साधारण और शांत स्वभाव का इंसान था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता था और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था और उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी ममता जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी और छोटी बेटी सोनिका जो करीब 18 साल की थी। पर कहते हैं ना, ज्यादा सीधापन भी कभी कभी इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख बन जाता है। बहादुर जितना साधारण था, उसकी पत्नी शीला उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसके सपने और ख्वाहिशें बहुत बड़ी थीं। शुरुआती दिनों में तो उसने बहादुर के साथ जैसे तैसे मजबूरी में घर गृहस्थी निभाई, पर करीब 10 साल पहले जब उसे अपनी पसंद का कोई और साथी मिल गया तो वो बहादुर और दोनों मासूम बेटियों को छोड़कर उसके साथ चली गई। बाद में शीला ने उस आदमी से शादी कर ली और कन्नौज में जाकर बस गई। इस घटना ने बहादुर को अंदर तक तोड़ दिया, पर लाचारी के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि शीला अपनी बेटियों से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए शादी के बाद भी वो फोन पर उनका हाल चाल लेती रहती थी। मां के जाने के बाद बहादुर ने ही दोनों बेटियों की परवरिश की। दोनों बहनों ने गांव के स्कूल से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद ममता पास के कॉलेज से इंटर कर रही थी और छोटी सोनिका हाई स्कूल में थी। बहादुर चूंकि एक सीधा आदमी था तो वो सिर्फ उनके खाने और पढ़ाई का खर्च उठाता था। बच्चियों पर किसी तरह की कोई खास रोकटोक नहीं थी और जवानी की इस दहलीज पर दोनों बहनें पूरी आजादी से अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी, दुनिया को अपने नजरिए से समझ रही थी। इसी सुरसा थाना इलाके में एक और गांव पड़ता है, इचनापुर। यहां रजनीकांत पांडे का परिवार रहता था, जिसमें उनकी पत्नी विभा, 2 बेटियां और एक अकेला बेटा सचिन था। करीब 10 साल पहले इनके घर में भी कलेश हुआ और विभा दोनों बेटियों को लेकर रजनीकांत को छोड़कर लखनऊ चली गई। पति पत्नी का यह विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक चला गया और आज भी वही अटका हुआ है। सचिन अपने पिता रजनीकांत के साथ ही गांव में रहता था और अपनी मां से मिलने बीच बीच में लखनऊ आता जाता रहता था। हाई स्कूल के बाद सचिन ने पढ़ाई छोड़ दी थी। दोस्तों के साथ दिन भर बाइक दौड़ाना और आवारा घूमना ही उसकी दिनचर्या थी। सचिन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो एक दिन हल्की बारिश में अपने दोस्त से मिलने पड़ोस के साथारी गांव गया था। सुनसान सड़क पर उसने एक लड़की को पिट्ठू बैग टांगे बारिश में भीगते हुए देखा। उसने कॉलेज की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे सचिन समझ गया कि वो छुट्टी के बाद सीधा अपने घर लौट रही है। सचिन ने पल भर सोचा और उसके पास चला गया। ये लड़की कोई और नहीं, ममता थी। सचिन उसे शक्ल से पहचानता जरूर था, पर नाम नहीं जानता था। बारिश तेज हो चुकी थी, इसलिए सचिन ने बिना कुछ पूछे अपना छता ममता के ऊपर लगा दिया। थोड़ी झिझक के बाद ममता उसके साथ चलने लगी और सचिन ने उसे हिफाजत से उसके घर तक छोड़ दिया। इस मुलाकात के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, घंटों बातें होने लगीं और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। एक दिन सचिन ने आगे बढ़कर अपनी हदें पार करने की कोशिश की और वासना भरा इरादा जताया, पर ममता ने साफ इनकार कर दिया। ममता ने उसे समझाया कि वो शादी से पहले अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने देगी और अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो पहले उसके घर वालों से बात करे, शादी के बाद ही ये सब ठीक है। सचिन ऊपर ऊपर से तो मान गया, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात बहुत बुरी लगी। असल में ममता उसे सच्चा प्यार करती थी, पर सचिन सिर्फ जिस्म की भूख मिटाना चाहता था। उसका प्यार साफ नहीं था। कुछ दिन दोनों के बीच खामोशी रही, पर सचिन आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने हल तरीका आजमाया और आखिरकार अपनी मीठी बातों के जाल में ममता को इस कदर फंसाया कि ममता ने उसके आगे घुटने टेक दिए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। प्यार में अंधी ममता उसे अपना चुकी थी और उसने कोई रोक टोक नहीं की, पर सचिन को अब इस जिस्म की आदत पड़ गई थी। वो बार बार मिलने की कोशिश करता और ममता उसे मना नहीं कर पाती। वक्त आगे बढ़ा और कहानी ने एक भयानक रूप ले लिया। तारीख थी 9 जनवरी 2020। शाम के लगभग 7:15 बजे सचिन अपने घर पर ही मौजूद था। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई। अपने पिता रजनीकांत को यह कहकर कि वो किसी काम से सुरसा जा रहा है, सचिन ने बाइक स्टार्ट की और घर से निकल गया। पूरी रात गुजर गई, पर सचिन वापस लौटकर नहीं आया।
रजनीकांत ने लगातार उसके मोबाइल पर कॉल किया, पर फोन स्विच ऑफ था, जिससे उनके दिल में बेचैनी और चिंता बढ़ने लगी। अगले दिन यानी 10 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे इचनापुर गांव के पास ही ओदरा गांव के बाहर सड़क किनारे एक खाई में एक जवान लड़के की औंधे मुंह पड़ी लाश मिली। किसी शख्स ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इसकी खबर दी। क्योंकि यह घटनास्थल सूरसा थाना के अंडर आता था, कंट्रोल रूम ने तुरंत वहां सूचना दी और इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र 21 से 25 साल के बीच लग रही थी और उसके शरीर और गले पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे घाव थे। करीब ही एक टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक भी लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिसमें से बैटरी, आरसी और जरूरी कागजात निकाल लिए गए थे। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी अमित कुमार गुप्ता और सीओ सिटी विजय राणा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लाश का मुआयना किया और अपनी टीम को जरूरी निर्देश दिए। शुरुआत में पहचान न होने पर इंस्पेक्टर शर्मा ने लाश की फोटो खिंचवाई और उसे पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी भेज दिया। लेकिन बाइक के नंबर ने आखिरकार राज खोल ही दिया। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि सचिन पांडे की थी। जैसे ही ये मनहूस खबर सचिन के घर पहुंची, पिता रजनीकांत को गहरा सदमा लगा। जैसे तैसे खुद को संभालकर वो थाने पहुंचे, जहां तस्वीर देखकर उन्होंने अपने जवान बेटे को पहचान लिया। पूछताछ में रजनीकांत ने पुलिस को बताया कि सचिन का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो उससे मोबाइल पर लगातार बातें करता था। उन्होंने ये भी बताया कि 9 जनवरी की शाम 7:15 बजे उसी आखिरी कॉल के बाद सचिन घर से निकला था। इन्हीं बयानों के आधार पर इंस्पेक्टर शर्मा ने अज्ञात कातिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश आगे बढ़ी और सबसे पहले इंस्पेक्टर शर्मा ने सचिन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। जब आखिरी कॉल की जांच की गई तो पता चला कि वो नंबर सुरसा कस्बे में शराब के ठेके के पीछे रहने वाले हीरालाल का था। हैरानी की बात यह थी कि उस मोबाइल नंबर की लोकेशन हमेशा साथरी गांव के आसपास ही दिख रही थी। 13 जनवरी को पुलिस ने साथरी गांव के पास से हीरालाल को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो हीरालाल लंबे समय तक सच नहीं छुपा पाया। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी प्रेमिका सोनिका और चमरौड़ा गांव के अपने दोस्त पंकज के साथ मिलकर सचिन को मौत के घाट उतारा है। यहां से जो हत्या की कहानी सामने आई, उसने सबके होश उड़ा दिए। असल में जब सचिन ममता से मिलने उसके घर आता जाता था तो उसकी गंदी नीयत आहिस्ता आहिस्ता ममता की छोटी बहन सोनिका पर भी पड़ गई थी। सोनिका उम्र में कम थी पर सचिन को आकर्षक लगने लगी थी। जब ममता किसी काम से कन्नौज गई और सोनिका घर में अकेली थी तो सचिन ने मौके का पूरा फायदा उठाना चाहा और सोनिका के सामने अपने घिनौने इरादे जाहिर किए। सोनिका बुरी तरह घबरा गई। उसने सचिन को तुरंत वहां से डांट कर भगाया और धमकी दी कि अगर वो नहीं गया तो वो जोर जोर से शोर मचा देगी। उस वक्त तो सचिन भाग गया, पर वो सुधरने वालों में से नहीं था। वो लगातार सोनिका पर दबाव बनाता रहा, जिससे सोनिका की जिंदगी अजाब बन गई। इसी बीच जुलाई 2019 में सचिन लखनऊ गया था। कहां उसने व्हीकल चेकिंग के दौरान पुलिस पर गोली चला दी और अपने 2 दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की थी। इटौंजा थाने में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और सचिन को एक साथी के साथ जेल भेज दिया गया था। दिसंबर में जब वो जेल से छूटकर वापस अपने गांव हरदोई आया तो उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। जेल की हवा खाने के बाद भी सचिन वापस आकर फिर से सोनिका को परेशान करने लगा और उस पर गंदे इरादों का दबाव बनाने लगा। जब सोनिका तंग आ चुकी और उसने देखा कि सचिन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा तो आखिरकार उसने ये सारी बात अपने प्रेमी हीरालाल को बता दी। हीरालाल सिर्फ 20 साल का एक जवान लड़का था जो सुरसा कस्बे में शराब ठेके के पीछे रहता था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा और कुंवारा था। उसके दोनों बड़े भाइयों अनिल और छोटू की शादी हो चुकी थी। हीरालाल ने ही अपनी आईडी का इस्तेमाल करके सोनिका को एक मोबाइल और सिम दिलाया था, जिस पर वो दोनों दिन रात बातें करते थे। जब हीरालाल को पता चला कि सचिन उसकी प्रेमिका को लगातार परेशान कर रहा है और समझाने पर भी नहीं मान रहा, तो हीरालाल ने खून का बदला खून से लेने की ठानी और सचिन की हत्या का फैसला कर लिया। अकेला ये सब करना मुश्किल था, इसलिए हीरालाल ने इस साजिश में अपने हम उम्र दोस्त पंकज को भी शामिल कर लिया। दोस्ती और भरोसे के खातिर पंकज भी इस खूनी खेल में उसका साथ देने को तैयार हो गया। तीनों ने मिलकर मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी,
प्लान के मुताबिक 9 जनवरी की शाम 7:15 सोनिका ने अपने उस फोन से सचिन को कॉल करके मिलने बुलाया। हवस में अंधा सचिन खुशी खुशी तुरंत बाइक निकालकर घर से चल पड़ा। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचा, वहां पहले से घाट लगाए हीरालाल और पंकज खड़े थे। हीरालाल ने चालाकी से सचिन को रोका और उससे कहा कि उन दोनों को सूरसा तक लिफ्ट दे दे। सचिन बिना किसी शक का तैयार हो गया। उसने दोनों को अपनी बाइक पर बिठा लिया और चल दिया। औदरा गांव के पास आते ही एक सुनसान जगह देखकर हीरालाल ने बाइक रुकवाई। बाइक से उतरते ही हीरालाल ने अपने छुपाए हुए चाकू से सचिन पर तबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। सचिन ने जान बचाने की लाख कोशिश की, पर पीछे से पंकज ने उसे मजबूती से जकड़ लिया था। हीरालाल चाकू से तब तक हमला करता रहा जब तक सचिन ने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या के बाद दोनों कातिलों ने सचिन की लाश को सड़क किनारे खाई में फेंक दिया और उसकी बाइक को एक पेड़ के पीछे छुपाकर खड़ा कर दिया। अपने पीछे कोई सबूत न छोड़ने के मकसद से उन्होंने बाइक की बैटरी, हेलमेट, आरसी और सचिन की पैंट से उसका पर्स निकाल लिया। उन्होंने आरसी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें इधर उधर फेंक दिया। पर पुलिस की नजरों से बचना आसान नहीं। इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा की कड़ाई और आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उन्हीं की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक की बैटरी, हेलमेट, आरसी के टुकड़े और सचिन का पर्स बरामद कर लिया। इस संगीन जुर्म के खुलासे के बाद मुकदमे में आगे चलकर आईपीसी की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र भी जोड़ दी गई। सारी जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने सोनिका, हीरालाल और पंकज को सीजेएम अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में सीधा जेल भेज दिया। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत में समझदारी और एक हद का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरह की जिद, बुरे और नाजायज इरादे या चुना गया कोई भी गलत रास्ता हमेशा कानून की गिरफ्त और इंसानियत के दायरे में आकर घटता है। अपने लिए और दूसरों के लिए सम्मान, उनकी सुरक्षा और वक्त पर लिए गए सही फैसलों की अहमियत को इंसान को कभी कम नहीं समझना चाहिए। गलत रास्ते पर उठाया गया एक कदम पूरा जीवन और हंसते खेलते परिवार दोनों को मिट्टी में मिला सकता है। हमारा इस घटना को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग ऐसी घटनाओं से सीख लें और गलत रास्तों पर चलने से खुद को बचाएं। ये कहानी किसी किस्से से ज्यादा एक बहुत अहम चेतावनी है, जो हमें साफ शब्दों में ये बताती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला लेना कितना जरूरी होता है। हमें साथ मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां सच्चे प्यार और ईमानदारी की कदर हो, हवसियत की नहीं। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं और उनसे मिले सबक के साथ मैं फिर आपसे मिलने लौटूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें